थर्सडे 16 जुलाई। साकी को पता चलता है कि वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी बुक्स के बारे में जवाब देने में। उसे तो बस वही चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जो कि काम आती हैं ताकि वो जवाब दे पाए सही से। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता है कि लोग इतना स्ट्रेस में आ कैसे जाते हैं जब वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं। और क्योंकि उसे समझ नहीं आता है इसलिए वो थोड़ी अलग लगती है। लेकिन फिर भी वो यूटा को लेकर बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि उसकी वजह से उसे बहुत चीज़ें पता चली। सही बात की जाए तो साकी ने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन वो आया और उसने उसको होप दी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है उसके लिए। फ्राइडे को साकी को वो गाना बहुत ही पसंद आया जो कि यूटा ने बहुत ही मुश्किल से खोजा था। वो सोचती है कि उसे उसको थैंक यू कहना चाहिए और वो भी थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देके। और जैसे ही रात आती है अयासे साकी के दिमाग में तो कई सारे थॉट्स गुजर रहे होते हैं जो कि उसके हिसाब से कोई खास नहीं होते हैं, लेकिन वो तो उसके सिर में बार बार आ रहे होते हैं। क्या यूटा को यह सॉन्ग अपने सुंदर सीनियर से पता चला होगा? पहले साकी ऐसा मानती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सोचती है अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो अपनी डायरी में क्यों लिखेगी। और सैटरडे के दिन तो साकी कुछ ऐसी चीज़ें लिखती है जो उसे लगता है कि उसके पास कोई राइट नहीं है लिखने का, लेकिन वो फिर भी लिख देती है अपने आप को मनाते हुए कि ये तो बस एक डायरी है, इसमें तो लिख ही सकते हैं। और जब यूटा देर रात तक नहीं आता है तब वो साकी सोचती है क्या इसका कोई उसके कोवर्कर के साथ लेना देना है। वो जानती है कि उसके ब्रदर को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसे, लेकिन फिर भी साकी को बुरा लगता है ये सोच के। वो सोचती है कि जो डायरी में उसने लिखा है वो तो उसकी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसे देखा जाए तो वोकैबुलरी के हिसाब से वो हेट के आसपास आता है। और उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसे यूटा के कोवर्कर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और उसे तो सही में बहुत ही दर्द होता है जिससे वो खुद को हेट करने लगती है और उसे एंजाइटी भी आने लगती है। और उसे लगता है कि उसे यूटा से बात करनी चाहिए जब वो घर पे आता है, और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लिविंग रूम में ही पढ़ेगी। लेकिन उसे तो वहीं पे नींद आती है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाती है जब वो घर पे आता है। लेकिन जब वो उठती है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट होता है और इसकी वजह से उसे पिछली रात वाली एंजाइटी भी कम हो जाती है। और संडे के दिन जब वो शॉप को विजिट करती है तब वो सोचती है शियोरी ओमोयोरी, ये नाम तो बहुत ही सुंदर है। और यूकी को लगता है कि ये नाम तो ऐसा है कि वो बुक्स को बहुत ही प्यार करती है और उसकी डेस्टिनी भी है कि लोग उसे प्यार करेंगे जो कि बुक्स को प्यार करते हैं। और वो जब उनको काम करते हुए देखती है तब उसे लगता है कि शियोरी अपने एज के हिसाब से तो बहुत ही मैच्योर है और वो काइंड भी है और उसके पास एक यूनिक चार्म है। और वो ऑनेस्टली सोचती है कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और वो जब वहाँ पे गई होती है तब वो बुक स्टोर के वॉल पे देखती है नए जॉब के लिए पोस्टिंग लगी होती है। और हाँ, साकी को पता होता है कि ये कोई हाई पेइंग जॉब नहीं है, लेकिन वो सोचती है रियलिटी के बारे में। वो कोई शॉर्टकट से आसानी से ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए वो सोचती है कि स्टेप बाय स्टेप जाना ही बेटर रहेगा। लेकिन उसके दिमाग में एक और थॉट भी होता है कि ये रास्ता सही में हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वियर्ड लगेगा अपने ब्रदर के साथ काम करना। और 20 जुलाई के दिन तो उसका लास्ट टाइम होता है टेस्ट के पहले पढ़ने का, इसलिए वो माया और यूतो का बहुत ही शुक्रगुजार होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ने में मदद की उसकी। और साकी का प्लान होता है कि वो रात को पहले ही सो जाएगी ताकि वो अगले दिन रिफ्रेश होकर उठ पाए और उसका ब्रेन 100% काम करे। और इस दिन वो खट्टा मीठा पोर्क भी खाती है, इसलिए उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार होती है। और अगले दिन वो पास हो जाती है और उसे तो पहले से ही पता होता है कि वो पास हो जाएगी, लेकिन वो माया और अपने ब्रदर का बहुत ही शुक्रगुजार होती है। अब वो समर वेकेशन में जो चाहे वो कर सकती है और उसका आइडिया ये होता है कि वो थोड़ा सा पढ़ेगी और मनी बचाएगी जितना हो सके। और वो बुक स्टोर के पास जाती है तभी एक आदमी उससे कहता है, और पता नहीं कैसे उसने कह दिया कि वो इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है, भले ही उसने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन साकी घर पे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती इंटरव्यू के क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर यूटा से उन्होंने पूछ लिया कि वहाँ पे काम क्यों करना चाहती है तब तो साकी को लगता है कि वो वहीं मर जाएगी, क्योंकि उसके पास भी उसका आंसर नहीं होता है। उसे भी नहीं पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और जब वो एलिवेटर में होती है तब उसे बुरा लगता है यूटा को परेशान करने के लिए, क्योंकि वो उसकी चिंता कर रहा था। उसे पता था कि वो लेट होने वाली है, लेकिन वो उसको बताती नहीं है क्योंकि हो सकता था उसे बताना पड़ेगा कि वो लेट क्यों होगी। लेकिन साकी को पता होता है कि इस एंजाइटी को उसे एक दिन फेस करना पड़ेगा। और मेकअप के लिए वो सोचती है कि उन्हें एक स्पेशल डिनर बना दिया जाए अपने ब्रदर के लिए, क्योंकि वो मानती है कि अगर पेट भरा रहता है तो लोग आसानी से माफ़ कर देते हैं। और भले यूटा अगर उसे माफ़ ना करे लेकिन फिर भी वो उसके गलती को एक्सेप्ट कर लेगा। उसका प्लान ये था कि वो बहाना मार देगी कि वो कन्वीनियंस स्टोर पे गए थी सामान खरीदने के लिए, और वो आंसर इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि उसका फ़ोन मर गया था, मतलब बैटरी डाउन था। लेकिन जब भी वो हर बार झूठ बोल रही थी तब उसके दिमाग में एक नया डाउट आ रहा था और वो अपने फीलिंग से डर रही थी
और उसे पता था कि वो जो भी सारे फीलिंग्स फील कर रही है उसको तो बस एक ही वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या उसे अपने डायरी में इस वर्ड को लिखना चाहिए। और ये तो बहुत ही आयरॉनिक होता है क्योंकि साकी ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक बुक के कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगी। और अब तो वो वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि जॉब इंटरव्यू तो हो चुका है और वो तो कंफर्म हो गया है कि अब वहाँ पे काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है यूटा को सब कुछ समझाना, क्योंकि अगर ये सब समझाने लगेगी तो उसकी एंजाइटी फिर से वापस आएगी जो उसे बार बार परेशान किए जा रही होती है। भले एक चांस होता है कि सब कुछ बाहर निकालने से उसकी एंजाइटी गायब हो जाएगी, हाँ, लेकिन फ्रीडम के साथ भी बहुत सारे कांटे भी हैं क्योंकि उसे पता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे यूटा के साथ उसका रिलेशनशिप और सियोरी के साथ भी। अगर साकी को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता होता तो हो सकता है ये एंजाइटी दूर हो जाती या फिर थोड़ी कम हो जाती। और वो ये सोचती है कि वो यही करने वाली है और उसे एक अलग सा थॉट आता है कि यूटा उसके एक्शन को डिक्टेट कर रहा है, भले उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है। साकी ने खुद ही अपने आप को चेंज कर लिया है और अपने आप को इसमें बांध लिया है। ऑनेस्टली साकी को लगता है ये तो बहुत ही मजाकिया है कि वो खुद पर ही हंसना चाहती है और इसलिए वो चाहती है कि ये डायरी किसी और के हाथ में ना आए। मैं भी अपने आप को वार्निंग देने के लिए उसे सब कुछ लिख देना चाहिए वो जो कि वो करना चाहती है, और उसे ड्रॉअर के सबसे आखिरी में रख देना चाहिए और उसे लॉक कर देना चाहिए और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और ये सोच के साकी अपने आप को चैलेंज करती है कि वो इन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेगी जिसका नेचर उसे पसंद नहीं है, वो भी एक वर्ड में। 1 महीने बाद 22 अगस्त का दिन है और इसी दिन ब्रेकफास्ट का शुरुआत होता है जहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं। और उसके पापा पूछते हैं कि क्या वो अभी भी अपने आप को एक दूसरे के लास्ट नेम से बुलाते हैं, और ये लोग तो शर्मा के कुछ कहते ही नहीं है। वो तो इस सब्जेक्ट पर बात ही नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने आप को एड्रेस करने के बारे में चेंज ही नहीं करना चाहते असामुरा और अयासे। और सैटरडे होने के बाद भी यूटा कहता है कि वो आज काम पे जाने वाला है लेकिन वो लंच के पहले वापस आ जाएगा, और साकी भी कहती है सेम। और उसके डैड कहते हैं वो अभी भी काम करने वाले हैं जबकि अगस्त खत्म ही होने वाला है, और वो कहता है सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी भी वो समर क्लासेस अटेंड कर रहा था। और उसके डैड कहते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, और वो कहते हैं मैं तुम बच्चों को चाहता हूँ कुछ मजा करने के लिए, ये नहीं कि तुम 24/7 काम ही करते रहो। और उसके डैड उन्हें याद दिलाते हैं कि फाइनल ईयर के टाइम पर उन्हें कॉलेज एग्जाम्स का एंट्रेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पहले जिंदगी थोड़ा जी लेना चाहिए। और उसके डैड कहते हैं जैसे अकी को अपनी डॉटर को याद दिलाती रहती है कि ज्यादा काम नहीं करने के लिए, और उसके फ्रेंड उसे मिस कर रहे होंगे। और यूटा कहता है मेरे पास साकी की तरह उतने फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन साकी को यह सुन के अच्छा नहीं लगता है। और जब यूटा यहाँ पे पढ़ रहा होता है तब वो उसके डोर पे नॉक करती है और उसे लगता है कि यूटा सोच रहा था कि वो साकी की फ्रेंड माया है जिससे वो बहुत ही क्लोज है, लेकिन वो बताती है कि वो उतने भी क्लोज नहीं है कि हॉलीडेज में साथ में घूमे। और यूटा को ये अजीब लगता है क्योंकि उस लड़की ने तो उनके घर पे बहुत ही ज्यादा दिन बिताए थे, और वो कहती है कि माया उसके लिए क्यूरियस थी और वो इसीलिए आई थी क्योंकि साकी ने उसको इनवाइट किया था, नहीं तो वो नहीं आती, क्योंकि माया और साकी दोनों पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं। और यूटा इस बात पर एग्री भी करता है क्योंकि किसी को जाने बिना इन्वाइट करना ठीक नहीं है, और यूटा प्रीफर भी करता है अकेले रहना। और कुछ घंटे बाद वो तो बुक स्टोर के बैकडोर से वापस आता है और यहाँ पर सियोरी भी उसके साथ होती है, दोनों अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। और वो लोग नोटिस करते हैं कि साकी तो चीज़ों को आसानी से समझ पा रही है, लेकिन फिर भी सियोरी उससे कहती है यूटा जाके अपनी सिस्टर की मदद करो। और वो साकी के पास जाता है जो कि एक कस्टमर की मदद कर रही होती है जिसको एक कैटलॉग चाहिए होता है 5 कॉपीज़ की, और वो तो नया रिलीज होता है लेकिन फिर भी डिस्प्ले पर नहीं होता है। और यूटा तो स्टाफ पिक सेक्शन के अंदर जाता है जहाँ पर बुक्स छुपे हुए होते हैं। साकी तो इम्प्रेस हो गई होती है और कहती है कि उसने बुक्स को आसानी से कैसे खोज लिया, लेकिन यूटा तो बस स्माइल करता है और नए एम्प्लॉय को कहता है कि कस्टमर को बुक दे दे। और शाम को ये लोग जब जा रहे होते हैं तब साकी कहती है कि ऐसा लगता है यूटा के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे वो बुक्स को आसानी से खोज लेता है। और यूटा कहता है कि अनाउंसमेंट में लिखा था कि रिलीज डेट तो अगस्त 22 है, और बुक्स के पाइल के ऊपर जो टॉप बुक था वो तो बहुत ही पहले से सेल पे था। और सियोरी कहती है फिर भी ये तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन यूटा कहता है अगर सियोरी होती तो वो तो मुझसे भी पहले ढूंढ लेती क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और लास्ट पार्ट सुन के साकी का तो इंटरेस्ट इस टॉपिक पर से हट जाता है और दोनों सेम टाइम पे कहते हैं। साकी कहती है कि फॉल सीजन आ गया है, लेकिन नासामुरा कहता है कि अभी समर ओवर नहीं हुआ है। और साकी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक स्टोर की तरफ दिखाती है जहाँ पे ऑटम सीजन का फैशन शुरू हो गया होता है, लेकिन नासामुरा को समझ नहीं आता है। तो साकी को लगता है कि ये फैशन में नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्योंकि साकी ने उसे कोई क्लोथिंग स्टोर में काम करते नहीं देखा है तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और यूटा पूछता है उसका मतलब क्या था, लेकिन वो तो क्वेश्चन को डॉज कर देती है। और फिर संडे का दिन आता है और आसामुरा के फादर तो चेक कर रहे होते हैं
एयर कंडीशनर को, जो कि खराब हो गया होता है। और साकी की मदर कहती है कि साकी गर्मी में नहीं रह पाती है बचपन से ही। और आकी को बताती है जब वो छोटी थी तो हमेशा आइसक्रीम और पूल ही चिल्लाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो गई तब वो शांत हो गई और वो तब उसे मिस करती है। और थोड़ी देर बाद अचानक से युता का दोस्त उसे फोन करता है और उसे तुरंत बुलाता है मिलने के लिए। और युटा मान भी जाता है। और तमाशु कहता है कि युटा तो माया के साथ पूल पार्टी में जा रहा है, लेकिन युटा कहता है कि उसे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। युटा कहता है कि उसे तो इनविटेशन मिला ही नहीं है या फिर उसे इनवाइट किया ही नहीं गया है। और जब रात का समय आता है और ये लोग साथ में चल रहे होते हैं, तब युटा पूछता है क्या उसे ये जॉब करने में अच्छा लग रहा है। और साकी कहती है हाँ, और वो युटा का शुक्रिया भी करती है क्योंकि उसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पा रही है। लेकिन युटा कहता है तुम तो चीज़ों को बहुत ही तेज से सीख रही हो। और यहाँ तक दूसरे एम्प्लॉयज़ भी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और युटा एक फैमिली को देख के कहता है हम लोग तो हफ्ते भर ही काम ही करते रह गए। और साकी एग्री करती है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचती है। और युटा पूछता है माया के पूल पार्टी इनविटेशन के बारे में। और साकी पूछती है कि उसे कैसे पता चला। और वो बताता है कि किसी ने उसको बताया। और साकी कहती है क्या तुम जाना चाहते हो वहाँ पे। और युता कहता है सही बोलूँ तो ऐसी जगह पे जाना मुझे बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जहाँ पे लोग पूल पे जाके पार्टी करेंगे। और साकी कहती है तो तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और युता उसे पूछता है कि क्या वो जाने वाली है, और वो तो मना कर देती है कि वो नहीं जाने वाली। और जैसे ही वो घर पे वापस आती है तो अपने आप से वो सवाल पूछती है। उसने चैलेंज सेट किया होता है और आज का चैलेंज होता है कि अपने गंदे फीलिंग्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। और वो डिस्क्राइब करती है इस वर्ड को जेलेसी। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में साकी की मॉम आकी को तो रास्ते से जा रही होती है और तभी उन्हें एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और उससे तो वो एक पुरानी मेमोरी उन्हें याद आती है साकी के बारे में, जब वो लोग फेस्टिवल में गए होते हैं और साकी कहती है कि उसे कुछ खाना है बाहर का। उसकी मॉम तो मना कर देती है क्योंकि अगर वो खाएगी तो डिनर खराब हो जाएगा। लेकिन साकी को तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे आइसक्रीम चाहिए होता है। और साकी की मॉम तो उसे कहती हैं अगर तुम ये खा लोगी तो तुम डिलीशियस मीट नहीं खा पाओगी घर पे जाके। और साकी तो मान जाती है। फिर उसकी मॉम कहती हैं अब अगले हफ्ते कहाँ पे जाना है। और वो कहती है पूल। और सालों बाद यहाँ पर युटा होता है जो कि बताता है कि एयर कंडीशनर ठीक हो गया है। और साकी की मॉम ये जानकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब साकी अच्छे से रह पाएगी बिना गर्मी के। और युटा बात कर ही रहा होता है तो वो पूछ लेता है कि क्या साकी को अच्छा नहीं लगता है जब लोग उसके बिना प्लान करते हैं और उसे ज्वाइन करने के लिए बाद में कहते हैं। और साकी की मॉम कहती है हाँ उसे अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा, जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी है वो तो स्टार्ट से फिनिश तक शामिल होना चाहेगी। और युटा को तो पहले से ही ऐसा कुछ लग रहा था तो वो मान लेता है। और साकी की मॉम आकी को कहती है युटा कहीं तुम डेट के लिए तो नहीं पूछने जा रहे उससे। और युटा तो मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस मेरी छोटी बहन है। और वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और युटा टॉपिक को बदलते हुए कहता है साकी जो भी कर दे उसमें अपना कुछ ज़्यादा ही दे देती है और वो तो अपने ऊपर बहुत ही प्रेशर बना लेती है। क्या वो कभी रिलैक्स कर पाती है इतना स्ट्रेस बनाने के बाद जैसे उसे करना चाहिए। और आकी को कहती है कि उसे समझ आ रहा है कि युटा क्या कहना चाहता है। वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा देर के लिए उसे छुटकारा देने के लिए कहीं ले जाना चाहता है। और आकी को अपने आप को ब्लेम करती है क्योंकि वो तो हमेशा बिजी रहती है और वो तो ऐसे ही बड़ी हुई है कि वो जल्दी से बड़ा होना चाहती है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। और आकीको को तो रिग्रेट होता है अपने डॉटर के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने के लिए। और वो युटा से कहती है कि कुछ करने के लिए ताकि वो बाहर का हवा ले सके। और युटा तो मान लेता है लेकिन कहता है कहीं साकी मुझे इसकी वजह से हेट ना करने लगे। और आकी को कहती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें उसकी फेवरेट चीजें बता दूंगी जिससे वो तुम्हें माफ कर देगी। और थोड़ी देर बाद वो साकी के दरवाजे पे आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपना डिसीजन बदल लिया है माया की पूल पार्टी पे जाने के लिए। और साकी तो तुरंत ही कह देती है मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। और युटा सोचता है कि अभी कुछ ज्यादा नहीं कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज जवाब दे रही है, इसलिए उससे माया का नंबर मांगता है ताकि उससे डिटेल डिस्कस कर सके। लेकिन साकी मना कर देती है क्योंकि उसके बिना कुछ नंबर देना ठीक नहीं होगा। और वो कहती है कि पहले वो परमिशन के बारे में पूछेगी, अगर वो एग्री करती है तब उसका नंबर दे देगी। और वो तो बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देती है। और इसके बाद क्लासेस के टाइम पे युता के बैग से कुछ गिर जाता है, तभी एक लड़की उसे उठा के दे देती है। और वो तो रास्ते से ही अपने प्रिपरेशन के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में सियोरी मिल जाती है। और युटा तो क्यूरियस होता है कि सियोरी अभी तक किससे बात कर रही थी। तो सियोरी बताती है वो तो एक कॉलेज प्रोफेसर थी जो कि गली के बीचों बीच डांट सुन रहे थे, इसलिए उनको शर्म आ रहा था। लेकिन जो भी हो वो तो हमेशा की तरह अपने कलीग को परेशान करके अपना प्रॉब्लम भूल जाती है।
और जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में साकी भी आती है और साकी इन दोनों को साथ में देखकर कुछ अजीब सा फील करती है और सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर लेती है। और यूटा नोटिस करता है कि जॉब के टाइम पे भी साकी तो उसे अजीब नजरों से देख रही होती है और वो तो उसे दूरियां बना रही होती है और जब उसे बात करने भी जाता है तभी वो सही से जवाब नहीं देती है। और उस दिन घर वापस जाने से पहले साकी उसको टेक्स्ट करती है, मैं शॉपिंग जा रही हूँ इसलिए तुम अकेले ही चले जाना आज। और वो तो रास्ते से जा रहा होता है तभी वो एक स्टोर से गुजरता है जहाँ पे उसे याद आता है कि साकी ने उससे कहा था कि उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना और वो भी उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी। यूटा को याद आता है जब उसने माया के बारे में साकी से पूछा था और साकी ने कहा था कि वो मेरी फ्रेंड से ज्यादा तो सभी की फ्रेंड है। और जब यूटा घर पे वापस आता है तब उसे मिक्स राइस का एक टिफिन मिलता है जो उसे लगता है कि साकी ने ही बनाया होगा। तो साकी से पूछता है कि क्या वो माइक्रोवेव में हीट कर सकता है और वो मान जाती है। और यूटा तो ऐसे ही रखने वाला होता है तो साकी कहती है उसे खोल के रखो नहीं तो राइस चिपचिपा हो जाएगा। और डिनर के थोड़ी देर बाद साकी जब नीचे होती है तब यूटा उसे इनवाइट करता है आइस कॉफी के लिए और वो भले ही थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है। और वो तो फिर से माया के पूल पार्टी के बारे में बात करता है और साकी थोड़ा परेशान हो जाती है और यूटा कहता है कि उसे उसका नंबर चाहिए ही ताकि वो उसे अपना जवाब दे सके। और साकी ड्रामा छोड़ के उसका नंबर देने के लिए तैयार हो जाती है और यूटा फाइनली एडमिट भी कर लेता है, असल में मुझे पूल पार्टी में जाने का शौक नहीं है लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। और यूटा कहता है हो सकता है कि तुम्हें जेलसी फील होगी अगर मैं कहूँगा कि मैं पूल में जाना चाहता हूँ। और साकी कहती है उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। और यूटा कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से बात किया था और उन्होंने बताया कि तुम्हें गर्मियाँ पसंद नहीं है और तुम्हें तो पूल में जाना बहुत ही पसंद था। और साकी कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसे पसंद आ रहा था। और तभी यूटा कहता है कि जब तुम माया के साथ थी तो मैंने देखा तुम मुस्कुरा रही थी और जब तुम उसका बनाया हुआ खाना खा रही थी तब भी तुमको अच्छा लगा तो मुझे लगा कि तुम्हें माया के साथ जाके अच्छा लगेगा। और यूटा कहता है उसे रिलेशनशिप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए लेकिन साकी तो अपना पेशेंस खो जाती है और चिल्ला के कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। और यूटा ये सुन के तो हैरान होता है लेकिन फिर कहता है इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ कि तुम इतना ज्यादा करके कहीं टूट ना जाओ क्योंकि सबको कभी ना कभी रिलैक्स करना ही पड़ता है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी साकी उसे कोई जवाब नहीं देती है और वो तो माया का नंबर एक पेपर पे लिख के दे देती है और कहती है मुझे पढ़ना है। और रूम में आके वो तो अपने दुख में खो जाती है और उसके टेबल पर तो एक टेप होता है और सुबह को उठ के उसे पता चलता है कि वो सही से सो नहीं पाई थी और उसका दिमाग तो बार बार पूल पे ही जा रहा होता है जब उसे बचपन में वहाँ पर जाना बहुत ही पसंद था। और फिर 25 अगस्त को साकी नीचे आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए और यूटा पूछता है क्या वो अच्छे से सो पाई थी और वो कहती है कि लगभग 6 घंटे सो पाई थी। और यूटा कहता है उसे थोड़ा और सो जाना चाहिए था। साकी कहती है पहले ही लेट हो चुका है और मैं तुम्हारे डैड के लिए कुछ बना भी नहीं पाई। और यूटा कहता है कि उसके डैड तो ब्रेड खा के चले गए, कोई चिंता की बात नहीं है। और क्योंकि साकी तो पहले से ही थकी हुई थी इसलिए उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और कहती है कि वो तो इतना कभी सोई नहीं है पहले। और यूटा कहता है कि फाइनली तुम्हारी थकावट वापस आ रही होगी। और यूटा कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम और सो लेना चाहिए लेकिन साकी इस पर जवाब नहीं देती और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ अभी। और यूटा तभी सीरियस होके कहता है अब मैं जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब देना। जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी तो हमारी क्या बात हुई थी? तुमने कहा था कि हम खुलकर बात कर सकते हैं और अभी मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें नींद की कमी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे हालात में मेरे लिए खाना ना बनाओ। और साकी कहती है लेकिन मैंने वादा किया था बनाने का। और यूटा कहता है रूल्स तो एक चीज होती है लेकिन रियलिटी में चीजें बदलती हैं। तुम्हारा आज का मिशन खाना बनाना नहीं बल्कि सोना है। और साकी मना करती है क्योंकि वो थोड़ा सा ही कम सोई है लेकिन यूटा तो अपनी बात पे अड़ा होता है और यूटा उसे बैठने के लिए कहता है और वो बैठ जाती है और वो उसे टोस्ट और हॉट मिल्क ला के देता है और कहता है कि ये खाने के बाद तुम सो जाना। और जैसे यूटा खाता है वो भी उसी की तरह खाने लगती है और साकी कहती है हमें पूल में जाना चाहिए। और यूटा कहता है अरे वाह यह तो बहुत अच्छी बात है। और साकी फिर कहती है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उस दिन तुम्हारा और मेरा टाइमिंग है काम करने का। और यूटा पूछता है किस दिन जाना है और वो कहती है परसों जाना है। और यूटा कहता है अब तुमने कह दिया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, हम दूसरों के साथ शिफ्ट बदल सकते हैं। और वो उसे कंफर्म कर दिया और वो कहता है हाँ सब ठीक हो जाएगा। और जब वो लोग पूल पार्टी के दिन जा रहे होते हैं तब यूटा पूछता है कहीं तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? और साकी कहती है सब ठीक है, हवा चल रही है ना। और साकी कहती है उस दिन तो मैं बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी ना जब तुम योमियुरी के साथ आए थे, मुझे माफ करना। अगर तुम दोनों डेट कर रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम बता दो। और यूटा कहता है नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और साकी कहती है पता नहीं, चलो छोड़ो इसे। और सुनो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी है, वो तो काइंड है, दूसरों का भला चाहती है, सुंदर है और उनके पास एक अच्छा ह्यूमर भी है। रुको, अरे मैं उनको प्रमोट क्यों कर रही हूँ? सॉरी, ये बात मुझे अपने तक ही रखना चाहिए। और यूटा कहता है माफी मांगना बंद करो
और तभी यूटा कहता है, पता नहीं मैं ये बाईसाइकिल क्यों लाया, अगर हम लोग चल के ही जा रहे हैं तो मुझे ये नहीं लाना चाहिए था। और साकी कहती है, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई रीजन होगा इसे लाने का। और यूटा कहता है, कोई रीजन नहीं है, ये तो बस आदत हो गई है। और साकी हंसते हुए कहती है, हाँ होता है कभी कभी। और फिर हमें पता चलता है कि साकी के डेस्क पर जो टेप था वो तो यूटा और उसके डैड का था, जब वो लोग बीच पे गए थे बहुत सालों पहले। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में साकी कह रही होती है कि यूटा तो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है और उसे पता है कि मुझे क्या पसंद है, इसलिए मुझे भी पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। और साकी कहती है कि वो तो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि वो तो बहुत ही काइंड है और हमेशा उसे अटेंशन देता है और वो जब भी कुछ पूछती है वो तुरंत बता देता है। और साकी कहती है, वो हमेशा मेरी मदद भी करता है, लेकिन वो दिन तो मेरा सबसे ख़राब दिन था जब मैंने उसे और सियोरी को साथ में देखा था। और मुझे लगता है कि यूटा तो उसे बहुत ही पसंद करता होगा क्योंकि उसके लंबे घने बाल जो हैं और वो भी कुछ तड़कता भड़कता नहीं पहनती है मेरी तरह। और फिर वो सोचती है, मैं ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ। और फिर वो अपने पास के बारे में सोचने लगती है। जब मैं अपने मिडिल स्कूल में थी तब मेरी मॉम तो मुझे बीच पे ले जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि पैसों की बहुत ही कमी थी, इसलिए मैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहती थी ताकि उन्हें अपने काम से उस दिन छुट्टी ना लेना पड़े। और 16 अगस्त के दिन जब वो बीच पे आती है तब पहली बार वो यूटा से मिलती है और उस दिन तो वो लोग बहुत खेलते हैं। और जब वो बस में बैठ के पूल की तरफ जा रही होती है तभी उसे अपने पास का सीन याद आता है जब उसकी मॉम उसे जू ले गई थी घूमने के लिए, जहाँ पे उसने चिड़ियों को देखा था और एक हिप्पोपोटामस का टॉय भी खरीदा था और उसमें से उसे कुछ चमकता हुआ भी मिला था और वो चीज़ तो उसके पास अभी भी है। इसके बाद वो लोग पूल में आ जाते हैं और साकी कहती है, मैं फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बातें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो हमेशा बस एक ही रूम में रहती हूँ और पढ़ते रहती हूँ हरदम, लेकिन ये तो पहली बार होने वाला है जब ये बोरिंग नहीं होने वाला है क्योंकि यूटा भी साथ में आया है मेरे। और जो बात यूटा को पसंद नहीं आती है वो तो डायरेक्टली कह देता है, शायद इसलिए भी मैं उससे अट्रैक्ट हुई हूँ। और वो लोग पूल में मजे कर रहे होते हैं और साकी कहती है, यूटा तो हमेशा ट्राई करता है कि सभी खुश रहें और ये बात मुझे उसकी बहुत ही कूल लगती है। और वो उसके बगल में जाकर बैठती है और कहती है, चलो स्विमिंग करने चलते हैं। और वो तो बहुत ही खुश होती है खेलते हुए और ये देखकर यूटा सभी चीजें याद करने लगता है और कहता है, आखिरकार मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूटा बस से वापस जा रहा होता है और वो तो जाते हुए सोच रहा होता है, मैं तो लड़कियों के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरा जो नजरिया है लोगों के रिलेशनशिप को लेके वो तो पहले से ही बहुत ही बिगड़ा हुआ था और आज तक मैंने इसलिए कभी डेट भी नहीं किया। आज तक मैं कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ा था, इसलिए शायद ये रिलेशनशिप वाला ही फीलिंग होगा क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि प्यार में पड़ना क्या होता है। ये तो एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है। ये इमोशन और फीलिंग्स तो सभी के पास होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये मेरी बहन साकी के ऊपर ही पड़ गया है। और घर जाते हुए साकी कह रही होती है, तुम तो माया के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। यूटा कहता है, हाँ मैं तो उसको थैंक यू कहना चाहता था इनवाइट करने के लिए, उसने तो हम लोगों का काफ़ी ख्याल रखा और उसके साथ रह के मज़ा आया। और वो उसके लिए थैंक यू कहती है और यूटा पूछता है, तुमने क्यों किया? और वो कहती है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और उसकी तारीफ सुन के मुझे अच्छा लगा। और यूटा पूछता है, क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा गया? और साकी हाँ कहती है और तभी साकी रुक जाती है और कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था और आज तो तुम उसीलिए मुझे ले गए थे, मुझे ये जान के अच्छा लगा। और तब यहाँ पर फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं और साकी ये देख के कहती है, मुझे भी यूकाटा पहन के आना चाहिए था। और साकी कहती है, तुम तो बहुत ही शानदार हो यूटा, तुम दूसरों का सोचते हो, मैं तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ। और यूटा पूछता है, तुम मुझे एडमायर क्यों करती हो? और साकी कहती है, तुम बहुत ही हार्डवर्किंग हो और तुम्हारे साथ पूल में जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो ओनीचा। और यह सुन के यूटा हैरान हो जाता है और फिर साकी कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। और यूटा कहता है, यह सुन के मुझे अच्छा लगा। और जब वो लोग अपने बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तब यूटा सोचने लगता है अब वो घर पे जाके क्या करेगा, उससे क्या बातें करेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग तो बदल चुकी है अब उसके लिए। और साकी वहीं दूसरी तरफ सोच रही होती है, कहीं उसने नोटिस तो नहीं किया मेरे हाथ कांप रहे थे। और वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है, हम तो बस एक भाई और बहन है। और साकी सोचती है, अगर यूटा मुझे पसंद करता है तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। और वो सोचती है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी या फिर उसे रिजेक्ट कर दूंगी। अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊं। और नेक्स्ट डे जब साकी बेड पर ही होती है तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उनकी आज छुट्टी है। और यहाँ पे यूटा के डैड उससे पूछते हैं, क्या वो अभी तक नहीं उठा है? और आकी को कहती है कि वो तो अभी भी सो रहा है, शायद वो कल रात को काफी ज्यादा थक गया होगा इसलिए अभी भी सो रहा है।
और तभी साकी आ जाती है तो उसकी मॉम आकी को पूछती है क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना है आज। और साकी कहती है मैंने पिछले दिन और आज के दिन के लिए छुट्टी ले ली थी काम से। और आकी को यूटा के बारे में पूछती है तो साकी बताती है हाँ उसने भी छुट्टी ली है। तो आकी को ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है तब हम पूरी फैमिली आज मिलके मजे करेंगे। और ये सुन के साकी खुश हो जाती है और मन में सोचती है इसलिए मैं अपने फीलिंग्स को यहीं मार देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं यूटा को भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो एक ब्रिज के पास में आ जाती है और उसके हाथ में एक लॉकेट होता है और वो कहती है मेरे फीलिंग्स के बारे में किसी को पता ना चले। और वो लॉकेट को पानी के अंदर फेंक देती है। और दूसरी ओर यूटा उठता है नींद में से और फोन को देखकर उदास हो जाता है। और फिर यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और साकी की मामा की को उसे बताती है कि उन्हें पता है कि उसकी आज छुट्टी है। डैड पूछते हैं तो तुमने तो क्रैम स्कूल से भी छुट्टी ले ली होगी। यूटा कहता है आप दोनों को पता था इसलिए आपने उठाया नहीं मुझे। और उसके डैड कहते हैं कभी कभी ऐसा करना भी अच्छा रहता है। और उसके डैड के जाने के बाद वो यूटा को थैंक यू कहती है साकी को पूल पे ले जाने के लिए। और यूटा कहता है मुझे तो खुद उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था। लेकिन आकी को कहती है साकी जाती नहीं अगर तुम उसे पूछ नहीं करते। मुझे जान के बहुत ही खुशी है कि तुम उसके बड़े भाई हो। और वो तभी साकी की पुरानी फोटो दिखाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी यहाँ पर साकी भी आ जाती है जो कि अपना हेयर कट करा चुकी होती है और ये तो सेम वैसा ही हेयर स्टाइल है जैसा उसका बचपन में था। और साकी सोचती है जो भी मैंने डायरी में लिखा था वो पूरी तरह से सच था लेकिन अब ऐसी बात है कि मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ तब मुझे बार बार और भी अट्रैक्शन फील होने लगता है इसलिए अब जो भी मेरे दिमाग में रहेगा वो मैं डायरी में नहीं लिखूंगी। और वो तो मन में अपने पुराने वाले टाइम के बारे में सोचती है जब वो छोटी थी और उसे गले लगा लेती है। और वो कहती है अब मैं ये बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील करती हूँ क्योंकि मैं जब भी उसे याद करती हूँ मैं फिर से वही मेमोरीज दोहराने लगती हूँ। मुझे अब ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए एक लड़की की तरह उसके साथ बिहेव करना और ये तो बस समय की बर्बादी है। मुझे रोल मिला है उसकी बहन का प्ले करने का और मैं वही करने वाली हूँ और मैं तो यही छोटी बहन का ही रोल प्ले करने वाली हूँ इसलिए मुझे अब डायरी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। एंड यार इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माया यहाँ पे टीम बना रही होती है और वो कहती है हम कैफे के रूल्स के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक बार सभी टीमें जब अपना बजट बना लेंगी तब हम उसे स्टूडेंट काउंसिल में सबमिट कर देंगे। इसलिए तुम सबका शुक्रिया और अपना बेस्ट देना। और यहाँ पे दो लड़के होते हैं और ये पूछता है कहीं हो कि चलना है क्या। और माया साकी से भी जाने के लिए पूछती है तो साकी कहती है माफ करना मुझे कुछ काम है। और ये तो पहले वाला लड़का इसी की तरफ घूर रहा होता है और फिर साकी वापस जाते हुए सोच रही होती है एक स्टेप ब्रदर तो एक स्ट्रेंजर ही होता है जो कि पहले तो स्ट्रेंजर होता है लेकिन बाद में सिबलिंग्स बनने के बाद भी वो एक स्ट्रेंजर ही होता है। लोग कहते हैं कि पहले सिबलिंग्स भी अनजान ही होते हैं लेकिन स्टेप सिबलिंग्स के मामले में वो तो बाद में ही अनजान भी रह जाते हैं। और यहाँ पर साकी की मोमाकी को तो तैयार हो रही होती है और साकी पूछती है इसके लिए क्या आपके पास टाइम तो है। और आकी को कहती है चिंता मत करो मैंने कॉल करके बता दिया है। और आकी को पूछती है यूटा के साथ स्कूल में कैसा चल रहा है। और साकी कहती है हम लोग तो अलग अलग क्लासेस में है इसलिए पहले जैसा ही चल रहा है। और उसकी मॉम फिर से कहती है स्कूल में कोई भी नहीं जानता कि तुम दोनों भाई बहन हो है ना। और साकी कहती है हाँ हमने किसी को नहीं बताया है। और ये सुन के ये तो थोड़ा परेशान होती है तो साकी कहती है क्या हुआ आप तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बात करना चाहती थी ना। और साकी की मॉम कहती हैं असल में यूटा के पापा तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं मैं उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी इसलिए मैं तुम दोनों के मीटिंग्स को खुद ही अटेंड करना चाहती थी। लेकिन मेरा बाल तो बहुत ही छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा दिनों के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकती। लेकिन मैं एक ही दिन में अगर मीटिंग करूँगी तो हो सकता है दूसरे बच्चों को पता चल जाए कि तुम दोनों भाई बहन हो। और तभी यहाँ पे यूटा घर वापस भी आ जाता है और साकी कहती है वेलकम होम बिग ब्रदर। और साकी की मॉम कहती है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या किया जाए। तुम्हारे पापा बहुत ही बिजी हैं इसलिए मैं खुद ही जाना चाह रही थी तुम दोनों के मीटिंग्स में। मुझे लगता है कि तुम दोनों के मीटिंग्स को अलग अलग दिन रखना सही रहेगा क्योंकि तुमने दूसरों को नहीं बताया कि तुम दोनों भाई बहन हो। और यूटा कहता है इसका मतलब आप हमारे स्कूल में 2 बार जाएंगी। और वो कहती है हाँ। फिर यूटा कहता है मेरे पापा ही नहीं तो बस बिजी हैं आपको भी तो रात में बार में काम करना पड़ता है आप भी तो बहुत बिजी हो आपके लिए तो पहले से ही ये बहुत मुश्किल होगा कि दोपहर में आप स्कूल में आ रही हैं हमारे। और वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं सब ठीक है इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और साकी भी कहती है मुझे भी काम पे जाना है। और साकी काम के आने के बाद वो तो पुरानी बातों को सोच रही होती है जो उसकी मॉम ने कहा था। और उसकी मॉम ने तभी कहा था कि बस यही बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ यूटा के तौर पे। मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझे अपनी मदर नहीं समझता है और इससे मुझे थोड़ा सा दुख होता है। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि यूटा यहाँ पे डिनर तैयार कर चुका होता है और साकी तभी घर भी आ जाती है। और यूटा कहता है तुम सही टाइम पे वापस आई हो चलो साथ में मिलके खाते हैं। और वो मान जाती है और तभी वो लोग साथ में बोलते हैं
पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में। और एक ही चीज़ साथ में कहने की वजह से वो लोग हंसते हैं। और खाना खाने के बाद साकी कहती है, खाने के लिए शुक्रिया, खाना तो बहुत ही डिलीशियस था। और यूटा कहता है, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें पसंद आया। और उन मीटिंग्स के बारे में, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम भाई बहन हैं, लेकिन ये तो बस हमारे लिए है। और साकी कहती है, मुझे भी लगता है ये सेल्फिश है। और यूटा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चले कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन इसके बारे में मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। और साकी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने देखा है जब मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा काम करती है तो उसका असर उनके ऊपर पड़ने लगता है। और यूटा कहता है, मैं चीज़ों को हार्ड नहीं बनाना चाहता, अपने डैड के लिए और मिस सकीको के लिए। तो चलो अपने मीटिंग्स को सेम डे के लिए डिसाइड करते हैं। और साकी कहती है, हाँ, ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि मॉम हम दोनों के मीटिंग्स में जाएं, लेकिन मैं बताऊंगी कि हमने क्या डिसीजन लिया। और इसके बाद ये दोनों बर्तन धो रहे होते हैं साथ में। और यूटा सोचता है, ये बढ़िया है, मुझे पता है कि मेरे डैड और मिस सकीको चाहते हैं कि हम दोनों साथ में मिलजुल कर रहें। और यही साकी भी सोचती है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है ऐसा रखूँ। ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम जानते हो कि मेरी मॉम कितना मेहनत करती हैं, इसलिए मैं तो अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से रोकने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब तो ये मेरा स्टेप ब्रदर है। और यूटा भी सोचता है, मुझे अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, मुझे इन फीलिंग्स को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये मेरी बहन है, स्टेप सिस्टर। और दोनों तभी साथ में सोचते हैं, अब तो हम एक फैमिली हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूटा अपने डैड को बता देता है कि उसने और साकी ने मिलकर डिसीजन ले लिया है। और यूटा के डैड कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? और वो कहता है, हम लोग सिबलिंग्स हैं, इसे छुपाना तो नेचुरल नहीं है, और ऊपर से आप भी तो बिजी है ना। और यूटा के डैड कहते हैं, हाँ। ये सुन के अकीको बहुत ही खुश होगी। आखिर में शादी करके फायदा क्या है जब हम एक असली फैमिली ना बन सके। अकीको को यह सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि तुमने उसे फैमिली का हिस्सा मान लिया है। और तभी साकी आके गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और वो कहती है, माफ करना, मैं नाश्ता नहीं बना पाई। और यूटा के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से आके खाना खा लो। और उसके डैड तो निकल जाते हैं। और साकी यहाँ पे आके कहती है, मॉम को हमारा डिसीजन सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे यूटा साइकिल चला के स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और वो तो सुबह के बारे में सोच रहा होता है जब साकी ने गुड मॉर्निंग डैड कहा था उसके डैड को। और वो तो स्कूल में आके अपने दोस्त को बता देता है कि साकी उसकी छोटी बहन है। और उसका दोस्त कहता है, अच्छा मुझे अब समझ आया, माफ करना, मैंने उसके बारे में कुछ गलत कहा था। और यूटा कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता नहीं था, लेकिन चीजें जैसे जा रही हैं देख के लगता है कि तुम दोनों अच्छे से रहते हो भाई बहन की तरह। और आगे हम देखते हैं कि साकी अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तभी ये लड़का कहता है, क्यों ना हम इस महीने के आखिरी में कहीं घूमने चलें। ये सुन के बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ हाँ कहीं चलते हैं। और माया कहती है, साकी क्या तुम भी चलना चाहती हो? और साकी कहती है, मैं तो काम से जब भी फ्री होती हूँ तब मैं पढ़ाई करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे टाइम मिलेगा। तभी ये लड़का फिर से कहता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर कहीं पढ़ाई करते हैं। और फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि वो कहाँ पे पढ़े। तभी माया कहती है, क्यों ना मेरे घर पे आके पढ़े, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मेरे भाइयों को लेकर चले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये सुन के बाकी सब भी मान जाते हैं। और तभी माया कहती है, अब तो तुम आओगी ना साकी? और साकी हाँ कहती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं यूटा को, जो कि घर पे वापस जा रहा होता है। और तभी वो साकी को देखता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे से होती है। और वो तो उसको खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है। एंड इसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है, जहाँ भी उसकी सीनियर सियोरी कहती है, यूटा आजकल तो साकी के साथ तुम्हारी ज़्यादा सिर्फ नहीं रहती हैं, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? और यूटा कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी याद आनी चाहिए? और सियोरी कहती है, क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? और यूटा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी छोटी बहन है। और सियोरी कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है ना? और सियोरी कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर ही है, मेरे कॉलेज में एक ओपन कैंपस इवेंट होने वाला है। जब तुम खुद को सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ पाओगे तब तुम उदास नहीं रह पाओगे। और यूटा कहता है, तुम तो वीमेन कॉलेज में जाती हो ना? और सियोरी कहती है, हाँ क्यों? और यूटा यहाँ पे काम कर ही रहा होता है, तभी वो तो उसी लड़की से मिलता है जब वो क्रैम स्कूल में मिला था। और वो लड़की यूटा को देख के कहती है, तुम तो वही समर क्लासेस वाले लड़के हो ना? और यूटा कहता है, हाँ। और वो यूटा से पूछती है, क्या तुम अभी भी वहाँ पे जाते हो? और यूटा कहता है, हाँ, लेकिन बस वीकेंड में। और क्योंकि वो लड़की उसे असमुना सा कह के बुलाती है तो वो पूछता है, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और वो तो उसके ऊपर इशारा करके दिखाती है जहाँ भी उसका नाम लिखा होता है। और वो बताती है कि उसका नाम फुजिनामी काहो है। और वो यूटा से कहती है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और आगे हम देखते हैं कि यूटा के डैड और साकी साथ में खाना खा रहे होते हैं। और वो तो उनके साथ बिहेव करती है जैसे वो उसी के डैड हो। और साकी कहती है, डैड क्या आपको थोड़ा और खाना चाहिए? और वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और साकी फिर तो याद करने लगती है यूटा के साथ बिताया हुआ पुल का दिन। और यूटा यहाँ पे घर नहीं आया होता है, इसलिए उसके लिए यहाँ पे डिनर रख के चली जाती है। और वो तो वहाँ पर एक नोट भी छोड़ती है। और फिर साकी सोचती है,
अगर मैं सही में उससे दूरियां बनाना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए खाना नहीं बनाती, ना ही उसके लिए नोट छोड़ती। लेकिन फिर साकी सोचती है, लेकिन अगर मैं ऐसा करने लगूंगी तो डिस्टेंस बनाने से ज्यादा तो ऐसा लगेगा कि मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहती, मैं उसे दूर नहीं करना चाहती। और ये तो तब के मुकाबले और भी मुश्किल होगा, क्योंकि तब तो हम स्ट्रेंजर्स थे। क्या मैं इसके पीछे पछताती रहूंगी कि चीजें कैसी हुई? मैं तो ये भी नहीं जानती। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं और आज ही के दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है। और मिस साकी को यूटा से पूछती है, यूटा तुम्हारा तो 4:20 पर है ना? और हाँ साकी, तुम्हारा 4:40 पे है ना? क्या मैंने सही कहा? और वो दोनों हाँ कहते हैं। और यूटा के डैड कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी सोई नहीं हो, तुम्हें तब तक सो जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि कोई मुझे जगाने वाला नहीं होगा। तो उसके डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जगा दूंगा कॉल करके। और ये सुन के साकी की मॉम तो खुश हो जाती है और उससे थैंक यू कहती हैं। लेकिन तभी साकी आके कहती है, मॉम डैड को भी तो काम है, उनको ज़्यादा परेशान मत करो। और उसके डैड कहते हैं, चिंता मत करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि यूटा तो लाइब्रेरी में होता है। तभी माया आके कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो कहता है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि आज तो मेरा मीटिंग है। और मैं उसके मीटिंग का टाइम पूछती है और वो कहता है 4:20। और माया कहती है, ओह मेरा तो 4 ही बजे है, हम लोगों का पास ही में है। और तुम्हारे मीटिंग के लिए तो अभी काफी टाइम है, तुम तो घर जा सकते थे पहले, है ना? मुझे बताया साकी चली गई है। और यूटा सुन के हैरान हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि साकी तो अपनी मॉम को जगाने के लिए घर आई होती है और यूटा यहाँ से जा रहा होता है। तभी माया कहती है, मैं तो बस कह रही हूँ, लेकिन तुम तो साकी के पीछे हो ना? और यूटा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम दोनों सिबलिंग्स हैं, लेकिन तुम दोनों तो स्टेप सिबलिंग्स हो ना? और ये तो जस्ट हुआ ही है, तो तुम लोग तो स्ट्रेंजर्स ही हो ना? और यूटा कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर माया कहती है, क्या फिर इसका मतलब मैं किसी और को सपोर्ट कर सकती हूँ? और यूटा कहता है, इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि यूटा साकी की मॉम के साथ होता है और वो पूछती है, तो क्या तुम साथ में कभी स्कूल में नहीं मिलते हो? और यूटा कहता है, शायद हम मिले भी होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है। और साकी की मॉम कहती है, तुम तो कितने जेंटलमैन हो, तुम सुंदर लड़की के ऊपर भी नहीं घूरते हो। और यूटा कहता है, ये अच्छी भी तो बात नहीं है ना? और साकी की मॉम कहती हैं, और वो कहती हैं, जब तक तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आता है तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यूटा पूछता है, क्या हम किसी को देखकर ही बता सकते हैं कि किसी के मन में अच्छा ख्याल नहीं है? और साकी की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल। और वो लोग मीटिंग रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और वो कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और टीचर यहाँ पर तो यूटा की तारीफ कर रहा होता है, अगर ये लड़का इसी तरह से मेहनत करेगा तब ये तो टोक्यो के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा। और साकी की मॉम उसे थैंक यू कहती हैं और पूछती हैं, क्या सच में? और टीचर कहता है, हाँ ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने इसे बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है। और साकी की मॉम तो कुछ कह नहीं पाती हैं। तो यूटा कहता है, हाँ मैं अपनी मॉम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और साकी की मॉम ये सुन के हैरान हो जाती हैं। और टीचर तभी कहता है, इसके बाद तुम्हें बस यही सोचना है कि तुम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, तुम जहाँ पर भी करना चाहते हो तुम्हें मेरा अप्रूवल मिल जाएगा। और यूटा टीचर को थैंक यू कहता है। और साकी जब यहाँ पे आ रही होती है तब वो यूटा और उसके मॉम की बातों को सुनती है। मैं चलती हूँ यूटा, और तुमने जो पहले कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मुझे अपनी मॉम के तौर पे देखते हो। और वो तो खुशी के मारे आंसू निकालने लगती है। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इनके मीटिंग रूम का, जहाँ पे टीचर बता रही होती है साकी के बारे में कुछ गंदे रूमर फैलाए गए थे, लेकिन मैं देख के बता सकती हूँ कि साकी ऐसी बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट टर्म के टाइम पर मुझे थोड़ा सा इसके लिए लेकर चिंता था, लेकिन अब तो चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। और टीचर कहती है, कुछ और भी लोग हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत ही सुंदर दिखना चाहती हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हो, लेकिन तुम तो हाई स्कूल में पढ़ती हो, इसलिए इस पर एक लिमिट रखो। और साकी मान जाती है। चलो अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टर्म से तुम्हारा जो प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट था लैंग्वेज आर्ट्स, वो भी तुम्हारा इम्प्रूव करने लगा है। क्या तुमने डिसाइड किया है किसी कॉलेज के बारे में जहाँ पे तुम अप्लाई करना चाहती हो? और साकी कहती है, मैं तो एक ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पर एक अच्छा पोजीशन मिले जॉब के लिए और जहाँ पर ट्यूशन फीस भी कम हो। और तभी टीचर सजेस्ट करती है, सुकिनोमिया वीमेंस कॉलेज कैसा रहेगा? ये तो वही कॉलेज है जहाँ पे सियोरी पढ़ती है। और साकी तभी कहती है, यह तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है, क्या मैं यहाँ पर पढ़ पाऊंगी? और टीचर कहती है, जिस तरह से तुम्हारा परफॉर्मेंस है, अगर तुम ऐसे ही बरकरार रखोगी तो तुम ऐसा कर सकती हो अगर तुम मेहनत करो। एक पब्लिक कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर ट्यूशन फीस भी कम है और यहाँ पर अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी तुम्हें, तो क्यों ना जाकर तुम वहाँ पर एक बार देख लो। और साकी कहती है, लेकिन मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा था। और टीचर कहती है, इसी वीकेंड पर एक ओपन कैंपस इवेंट है, तुम वहाँ पर जाकर एक बार देख सकती हो। इसके बाद वो लोग घर वापस जाने लगते हैं और साकी की मॉम पूछती हैं, साकी अब तुम क्या करोगी? और साकी कहती है, मैं जाकर ओपन कैंपस को खुद ही से चेक करूंगी। उसकी मॉम कहती है, चलो अच्छा है, मेरे दोनों बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
टीचर ने यूटा को कहा कि वो किसी भी बड़े कॉलेज में जा सकता है और ये सुन के साकी काफ़ी हैरान होती है। नेक्स्ट डे शियोरी साकी को देखकर बहुत ही खुश होती है और साकी शियोरी को देखकर बहुत ही हैरान होती है और शियोरी कहती है, मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगा तुम मेरे कॉलेज में घूमने के लिए आई। तुम सैम्पल लेक्चर के लिए आई हो ना? और वो कहती है हाँ, चलो अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और तब यहाँ पर शियोरी की टीचर आ जाती है और पूछती है, योमियुरी, ये चमकती धमकती लेडी तुम्हारी दोस्त है क्या? और वो साकी को बताती है, ये कुडो सेंसे हैं जो कि आज के सैंपल लेक्चर देने वाले हैं एथिक्स के ऊपर। और वो कुडो सेंसे से कहती है, ये तो अयासे साकी है जो कि बुक स्टोर में मेरे साथ काम करती है। और कुडो सेंसे साकी को देखकर कहती है, मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम किसी परेशानी से जूझ रही हो। और वो साकी को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो कहती है, शायद मैं तुम्हें वो आंसर दे पाऊँ जिसकी तुम्हें तलाश है। और नेक्स्ट सीन में हम यूटा को देखते हैं जो कि क्राइम स्कूल में आता है। तभी वो फुजिनोमी को देखता है और वो कहती है, योमियुरी ने तुम दोनों के बारे में बता दिया है। और वो कहती है, क्या आप असमुरा यानी यूटा के बारे में बात कर रही हैं? और कुडो सेंसे कहती हैं, अच्छा उसका नाम ये है, सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था। चलो मैं मुद्दे पे आती हूँ, तुम उसके प्यार में पड़ गई हो है ना? हालांकि कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर तुम्हारी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और साकी पूछती है, ये सब क्या सोचकर आप कह रही हो? और वो कहती है, वेल इतना ही प्रूफ मेरे लिए काफ़ी था। और वो इसे सवाल पूछती है, बताओ तुम्हें यूटा पसंद है? और वो कहती है, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा भाई है। और कुडो सेंसे कहती हैं, मेरा मतलब उस टाइप से नहीं था, क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं? और वो कहती है, पर वो मेरा भाई है। पर कुडो सेंसे कहती है, लेकिन तुम लोग रिलेटेड नहीं हो। और साकी कहती है, एक सौतेला भाई भी भाई ही होता है। और कुडो सेंसे कहती हैं, पर वो तुम्हारे 3 महीने पहले ही भाई बना है। नेक्स्ट हम यूटा और फुजिनामी को देखते हैं। ये दोनों साथ मिलकर कन्वीनियंस स्टोर से लंच खरीदते हैं। और यहीं दूसरी ओर कुडो सेंसे कहती हैं, मुझे लगता है हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और साकी कहती है, आपका क्या मतलब है? और कुडो सेंसे कहते हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारे रोमांटिक फीलिंग्स ना हो तब। साकी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। और कुडो सेंसे कहती हैं, रिलैक्स करो, इसके बारे में सोचते हैं। जैसा ही योमियुरी ने कहा था कि तुम्हारा पर्सनल स्टाइल है कि स्ट्रॉन्ग बन के आना, तुमने अपना अपीयरेंस खुद से बनाया है, भले तुम हाई स्कूल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम आए एक टॉप कॉलेज को देखकर, इसका मतलब तुम बहुत ही सीरियस हो। और साकी कहती है कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे रिकमेंड किया गया था। और कुडो सेंसे कहते हैं, तुमने जो अपना पर्सोना बनाया हुआ है वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा किसी टीचर के कहने से। और साकी कहती है, मैं किसी आसान लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसा सोचें। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी है उसका यूज़ करके मैं प्यारा, क्यूट या जो भी हो सके वो देख सकूँ। मुझे लगा कि ये बस मुझे हेल्प करेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ। और वो कहती है, मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं सीरियस हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जैसा बेस्ट लाइफ जीना चाहती हूँ वो इसलिए कर पाऊँ। मैं तो बस अपने आप को दिलासा देना चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफ जीने के लिए ये कर सकती हूँ। और कुडो सेंसे कहते हैं, तुम्हारी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी भले ही अलग हो, लेकिन तुमने ये जानबूझ के ऐसे ही बनाया है और तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारी कमजोरियाँ। मैं कह सकती हूँ कि तुम हमेशा अकेले लड़ने वाली पर्सन हो। लड़ाई जितनी ताकतवर होगी तुम्हें उतनी ही ज़्यादा लव और अप्रूवल की ज़रूरत होगी, इसलिए जब तुम्हें सपोर्ट का एक छोटा सा सहारा ही मिलता है तब उसके ऊपर तुम अट्रैक्ट हो जाती हो। और यहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूटा और फुजिनामी लंच कर रहे होते हैं और तभी फुजिनामी कहती है, मैं स्कूल नहीं जाती इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही ईजी होंगी। और यूटा ये सुन के हैरान होता है, तुम स्कूल नहीं जाती? और वो कहती है, असल में मैं स्कूल दिन में नहीं जाती। तो यूटा पूछता है, ओह तो क्या तुम रात को जाती हो स्कूल? और फुजिनामी कहती है, अगर मैं ऐसा कहूँ नाइट स्कूल और एक लड़की और आधी रात को आर्केड में घूमना तो तुम इससे किस तरह के पर्सन को इमेजिन करोगे? और यूटा कहता है, मैं तो बस यही सोचूंगा कि वो एक नाइट स्कूल स्टूडेंट है जो कि आर्किड्स में जाती है देर रात को। और फुजिनामी कहती है, क्या तुम सही में यही सब सोचोगे? और यूटा कहता है, हाँ क्या हुआ? और फुजिनामी कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर लाइन नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं एक आसान हूँ? और यूटा कहता है, माफ़ करना, मैं किसी और को नहीं जानता जो कि नाइट स्कूल में जाता है, इसलिए मेरे पास इसके लिए पहले से कोई थॉट्स नहीं है। और फुजिनामी कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने अनबायस हो, क्या तुम हर एक चीज़ को ऐसे निष्पक्ष होकर देखते हो? और यूटा कहता है, मैं ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर कुडो सेंसे कहती हैं, मैं दावा लगा के कहती हूँ कि तुम बस कुछ ही लोगों को जानती होगी जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, और यही रीज़न है कि तुम एक ऐसे लड़के के प्यार में पड़ गए जो कि तुम्हारे साइड अचानक से गया। और साकी कहती है, नहीं ऐसा। और तभी कुडो सेंसे कहती हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्या तुम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हो? और वो कहती हैं, तुम्हें अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओ और इससे तुम्हें बिना प्रेशर से चीज़ों को सॉल्व कर पाओगी। तो साकी कहती है, क्या मुझे किसी और से मिलना चाहिए? और कुडो सेंसे कहती हैं, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर एक नया लवर ढूंढ लो, लेकिन एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव तो नॉलेज और रीजन का एनिमी है। इन शॉर्ट ये साकी को समझा रहे हैं कि और भी ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए, ताकि उसका नज़रिया बदल सके। और साकी समझ जाती है
और कूडो सेंसे कहती हैं लेकिन अगर एक दिन तुम ऐसे पर्सन से मिलती हो जिससे तुम अट्रैक्टेड हो और तुम्हारी फीलिंग्स भी नहीं बदलती हैं तो इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स सच्ची हैं, तो तुम्हें हमेशा उसे बहुत ही खास तरह से ख्याल रखना चाहिए। और साकी काफी हैरान होती है और कहती है ठीक है सेंसे। और वो कहती हैं और ये भी जरूरी है कि तुम जिद्दी मत बनना साकी। और साकी ओमियोरी के साथ तो वापस आ रही होती है और इसके बाद सैंपल लेक्चर देखने के लिए साकी भी यहाँ पे आती है और यहीं दूसरी ओर ये लोग वापस आ रहे होते हैं। और तभी फुजिनामी यूटा से पूछती है क्या तुम कल भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो? और यूटा कहता है मैं तो हर एक वीकेंड पे यहाँ पे आता। और वो कहती है तुम्हें तो कन्वीनियंस स्टोर पे राइस बोल नहीं मिला था ना? और यूटा पूछ तो मुझे देख रही थी। और फुजिनामी कहती है अगर तुम आ रहे हो तो हमें साथ में लंच करने चलना चाहिए, मुझे एक सस्ता सा अच्छा रेस्टोरेंट पता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिनर करते टाइम वो यूटा को बताती है मैं तो आज योमियोरी के कॉलेज में गई थी, वो तो रिसेप्शन पर काम कर रही थी। और यूटा ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, वो तो टॉप कॉलेज में जाती है लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अजीब प्रोफेसर है जिनके साथ मैंने बहुत ही बातें की और पता नहीं मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूंगी। ऐसा था कि हम लोग एक बहस में लग गए थे और मैं बहुत ही थक गई थी। पर यूटा पूछता है तुम्हें मजा तो आया ना? और साकी कहती हाँ मुझे मजा आया। तो यूटा पूछता है फिर क्या तुम उस कॉलेज में जाने का सोच रही हो? और साकी कहती हाँ मैं इसके बारे में सोच तो रही हूँ। और तुम अपने क्राइम स्कूल में जाते रहोगे? और यूटा कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ, कल मुझे अपने दोस्त से मिलना है। और वो कहती है क्या सच में? बहुत बढ़िया बड़े भाई। और यूटा सोचता है हाँ साकी सही कह रही है, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। वो तो कॉलेज में किसी ऐसे से मिल गई जिससे वो कॉलेज ट्राई करना चाहती है और मुझे एक फ्रेंड मिल गया है जिससे मैं बात कर सकता हूँ क्राइम स्कूल में। हम दोनों ही नए कनेक्शन बना रहे हैं, चीजें तो ऐसे ही होनी चाहिए। हम दोनों के अलग अलग प्लान्स हैं और हमारे रास्ते एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे करके हम तो परफेक्टली नॉर्मल 17 साल के भाई और बहन बन रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या ये नॉर्मल भाई बहन बन पाएंगे? नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकी अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही होती है और वो मन में कह रही होती है किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना या बुरा होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ये पता रहना कि राइट आंसर क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम सही आंसर कैसे ढूंढते हैं। जब किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे समझ की कमी है, बल्कि उसे सही रिसोर्सेज नहीं पता होते हैं। और साकी एक्सेप्ट करती है जब उसे पहले सही आंसर नहीं मिलता था तब वो काफ़ी परेशान हो जाती थी कि उसे वो कैसे खोजेगी। और रियलाइज़ करती है कि इस सिचुएशन में दूसरों से मदद लेना सही रहेगा। हम अपनी कमियों को दूसरों से सीख सकते हैं और हम उन्हें सिखा भी सकते हैं जो उन्हें नहीं आता है। अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, इससे दोनों साइड की प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और वो कहती है लोगों से मदद मांगना भी एक हुनर है, हमें एक दूसरे से साफ साफ कहना पड़ता है क्योंकि हम एक दूसरे का माइंड नहीं पढ़ सकते हैं। और साकी कहती है जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे दूसरों को साफ साफ बताना चाहिए। और साकी को खुद ही पता है कि वो अपनी पॉलिसी को खुद ही फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि एक ऐसा पर्सन है जिसे उसे खुल के बात करना है। ये साकी के इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि लॉजिकली तो वो सोच पा रही है लेकिन एक फैमिलियल कॉन्टेक्ट होने की वजह से वो उस पर काबू नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकी और ये लड़का कन्वीनियंस स्टोर से सामान खरीद के जा रहे होते हैं और ये लड़का उसे ज़्यादा सामान उठाने के लिए नहीं देता है। तो साकी कहती है तुम तो सही में एक जेंटलमैन हो। और वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन तो हमेशा ऐसे चीज़ों के बारे में कहती रहती है। और साकी कहती है ओ तुम्हारी एक बहन भी है। और तभी इन दोनों को साथ में जाते हुए यूटा देखता है और यूटा और फुजिनामी तो लंच करने के लिए आए होते हैं यहाँ पे। और यूटा को देखकर कहती है मैं तुम्हारे बारे में लेके बहुत ही चिंता में हूँ, कल भी तुम आए थे तो बहुत ही चिंता में लग रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसा एक्सप्रेशन है कि जैसे तुम कहीं से भाग रहे हो। ये तो एक ऐसा लुक है जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। और आगे फुजिनामी कहती है क्या तुम्हारा प्रॉब्लम प्यार से रिलेटेड है? और यूटा कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और फुजिनामी कहती है अगर तुम दूसरी लड़की के साथ उसकी जगह पर आए हो तो इससे पता चलता है जैसे किसी दर्दनाक हादसे से निकलने के बाद नए प्यार की तलाश करना। और यूटा कहता है मैं तो किसी ऐसे के ऊपर प्यार में पड़ गया हूँ जिसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर वो मिल जाए जो मैं चाहता हूँ तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे जिनको मैं जानता हूँ मुझे भूल जाना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता। फुजिनामी कहती है ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्या तुम्हारे पास क्राइम स्कूल के बाद टाइम है? मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ शहर चलो। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रेन जा रही होती है और यहाँ पे लड़का कुछ कह रहा होता है साकी से लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। और आगे कहता है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ आया से। और ये सुन के ये बहुत ही शौक होती है। और साकी कहती है मुझे खुशी है तुमने कहा लेकिन पर मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें कभी उस तरह से देख पाऊंगी। और वो पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? और वो कहती है नहीं। और वो कहता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है? और साकी भी थोड़ा लड़खड़ाते हुए नहीं कहती है। और वो कहता है क्या इसके बाद भी हम दोनों डेट नहीं कर सकते? और साकी कहती है हाँ नहीं कर सकते। और वो कहता है माफ करना, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। और वो अपना रास्ता नाप लेता है। और साकी जब रात में घर को वापस आती है तब वो कूडो सेंसे के बात को याद कर रही होती है जब उन्होंने कहा था
अगर तुम किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होती हो जिससे तुम अट्रैक्टेड हो और फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चेंज होती हैं, इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स रियल हैं और उसको बहुत खास तरीके से तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। और तभी साकी को यूटा का मैसेज आता है, माफ करना मुझे आज कहीं जाना है तो मैं घर को लेट आऊंगा। और यही दूसरी ओर यूटा और फुजिनामी साथ में चल रहे होते हैं और तभी फुजिनामी कहती है, जब मैं इस शहर में घूमती हूँ तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग किसी गलती को जी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक थी। मिडिल स्कूल के टाइम पर मैं भी इन बेकार लोगों में से एक थी। और यूटा कहता है, तो मुझे ये बात क्यों बता रही हो? और वो कहती है, क्योंकि तुम मुझे याद दिलाती हो जैसे मैं पहले थी और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वो कहती है, तुम बिना किसी के सपोर्ट के ग्रो, मेरा मतलब बिना किसी औरत के, सही कहा ना? और यूटा ये सुन के हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि यूटा की मॉम नहीं है। और वो कहती है, तुम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हो, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। और मैं कहूँगी ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बिना किसी औरत के सपोर्ट के ग्रो हुए हो। और यूटा कहता है, क्या तुम्हारे लिए भी ऐसा ही था? और वो कहती है, हाँ, पर मैं तो सभी इंसानों के ऊपर भरोसा खो चुकी थी। और वो कहती है, जब मैं मिडिल स्कूल में थी तभी मैंने अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। मुझे आगे जाके पता चला कि उन दोनों की फैमिलीज उनके अगेंस्ट थी शादी के, और फ्यूनरल के दिन सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि उनको वही मिल गया जो उन्होंने चाहा था। और वो कहती है, उस टाइम पर मुझे जो इमोशन फील हुआ था वो दुख या फिर गुस्से का नहीं था, वो ऐसा फीलिंग था कि सब कुछ छोड़ छाड़ देने का, यानी वो सुसाइड करना चाहती थी। और वो कहती है, तुम कहते हो कि तुम्हें वीमेंस के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये झूठ है। जब तक मुझे मेरी आंटी ने सही रास्ता नहीं दिखाया तो मुझे लगता था कि मैं जैसा फील कर रही थी वही सही रास्ता है। और यूटा कहता है, तुम्हारी आंटी? और फुजिनामी कहती है, वो तो मेरे लिए लेकर चिंता में थी क्योंकि मैं पूरी रात बाहर ही रही और उनका दिल किया तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और वो कहती है, जिस दिन मैं उनके साथ रहने के लिए आई उन्होंने मुझे कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दिल को शांत करने के लिए थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा था, तुम्हें लगता है कि तुमने हार मान ली है, लेकिन क्या सही में तुमने हार मान ली है? मुझे लगता है कि तुम्हें सही में लोगों के ऊपर भरोसा था, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भरोसे के बदले तुम्हें धोखा मिला। ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही पेनफुल रहा होगा जब तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हें छोड़ के चले गए। और आगे फुजिनामी यूटा से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा रहे होगे और उन्हें मार रहे होगे? और यूटा कहता है, मैं अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल सकता। और फुजिनामी कहती है, ठीक है, अगर तुम अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो और एक दिन अगर वो गायब हो जाएंगे तब। और वो कहती है, ऑब्जेक्टिव होना और दूसरों से उम्मीद ना करना ये दोनों अलग बातें होती हैं। मेरा मतलब है हम सभी इंसान हैं, हम ना चाहते हुए भी दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तुम अपने दिल को कितना भी धोखा देने का ट्राई करो, लेकिन अगर तुम इसे नहीं सुलझाओगे तो ये हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा और इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाओ तुम्हारे ऊपर दाग लग जाएगा। लेकिन यूटा कहता है, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। और वो कहती है, तुम हो सकते हो, फीलिंग सेल्फिश ही होती है। और इसके बाद हमें 20 सितंबर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं। और यूटा कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कल देखा था मेरे क्राइम स्कूल के पास, तुम वहाँ पर शॉपिंग करने गए थे क्या? मैं दूसरी साइड के गले की ओर एक रेस्टोरेंट में था और तुम शायद किसी क्लासमेट के साथ कुछ चीजें खरीद के जा रही थी। और साकी कहती है, हाँ, उस लड़के का नाम सिंजू है। इसके बाद साकी कहती है, कल तुम कहाँ थे बड़े भाई? मैं शिबुया के आसपास घूम रहा था। और साकी कहती है, घूम रहे थे मिस यूमियोरी के साथ क्या? और यूटा कहता है, नहीं, वो तो कोई और थी। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं किसी के साथ लंच पे जा रहा हूँ? और साकी कहती है, क्या हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं? और यूटा कहता है, हाँ। और ये सुनकर साकी दुखी हो जाती है और यूटा बताता है, इससे मुझे चांस मिला चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। और साकी पूछती है, किस ज़रूरी चीज़ की बात कर रहे हो? और यूटा कहता है, ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और साकी ये सुन के थोड़ा देर तक कुछ कह नहीं पाती है। और साकी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो? और यूटा कहता है, नहीं, मैं नहीं बोल रहा। और साकी कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और यूटा पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का मजाक कर पाऊंगा? हाँ, तुमने सही कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे असामुरा। और यूटा कहता है, तुमने मेरा अभी नाम लेकर बुलाया। और साकी कहती है, ओह, तुमने भी मुझे कहा था? और यूटा कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। और साकी कहती है, तुम्हारा मतलब बड़े भाई की तरह, या फिर ऐसा कि तुम मुझे छूना चाहते हो, मुझे पकड़ना चाहते हो और ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, जैसे कि जब तुम मुझे दूसरे लड़कों के साथ देखते हो तब तुम जेलस फील करते हो, वैसी वाली फीलिंग्स? और यूटा कहता है, हाँ। तो फिर साकी कहती है, बट क्या सिबलिंग्स एक दूसरे के लिए ऐसा फील नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि जब कोई पर्सन अपोजिट जेंडर के साथ टाइम बिताता है तो फीलिंग्स डेवलप होना नॉर्मल है और काफ़ी बार लोग इस फीलिंग को कंफ्यूज कर लेते हैं रोमांटिक अट्रैक्शन के तौर पे। और यूटा कहता है, पर ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है। और साकी कहती है, लेकिन हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि तुम्हारी बहन होने के नाते तुम्हारे फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही हो।
और वो तो बोल ही रही होती है तभी वो रोने लगती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है सॉरी बोल के। और यूटा भी दरवाजे पर आ जाता है उसके, और यूटा भी नॉक नॉक करता है, लेकिन वो तो अंदर बैठी ही होती है और खोलती नहीं है। और वो तो ऐसे ही रोने ही लगती है और थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोलती है और वो यूटा को पकड़ के अंदर लाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और वो यूटा को नीचे बैठा के गले मिल के कहती है, बिना डरे मुझसे ये बात बोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितना दबा रहता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा ये बोझ हल्का करने में। चाहे तुम्हारे अंदर मेरे लिए एक ब्रदर जैसी फीलिंग्स है या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कुछ भी हो मैं खुश हूँ। और यूटा कहता है ठीक है। और साकी कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स एक ब्रदर जैसी है या फिर कुछ और, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ कंफर्ट प्रोवाइड कर पा रही हूँ तुम्हें हक करके तुम्हें ज़रूर करना चाहूँगी। और ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे गले लगाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो समझौता करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। और यूटा कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो दोनों खुश रहें। और फिर साकी कहती है अगर मुझे पता चलेगा कि तुम दूसरे लड़कियों के साथ हो तो मुझे जेलस फीलिंग होगी और मुझे चिंता होगी। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और यूटा कहता है मेरे लिए भी ऐसा ही है। तुम्हारे ग्रुप स्टडी सेशन के लिए मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और फिर साकी कहती है लेकिन तुम जानते हो कि ऐसी जेलसी बस लवर्स के बीच में ही नहीं होती, मुझे लगता है कि ऐसा सिबलिंग्स के बीच में भी हो सकता है। इसलिए किसी और के सामने तो बस हम भाई बहन ही रहेंगे, भले ही हम दोनों भाई बहन ना हो, हम साथ में मिलकर इस वजन को उठाएंगे क्लोज रहते हुए। मुझे माफ़ करना, मैं नहीं बोल सकता। और इतना कह के वो तो रोने लगती है। और यूता अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख के कहता है मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे ऊपर भरोसा करो। और उसे थैंक यू कहती है। और तभी साकी सोचती है कल तक हम स्ट्रेंजर्स थे और ऐसे हम बने फैमिली। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड सीजन 1 भी ख़त्म हो जाता है।